हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इजी नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस इजी नॉलेज में। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी लोकसभा का संपूर्ण अध्ययन हमने किया था लास्ट वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होगा राज्यसभा का संपूर्ण अध्ययन। देखिए, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में पूरा हमें समझना है। मीन्स इन्हें 2-3 मिनट में पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। तो अगर हमें फुल कॉन्सेप्ट तैयार करना है तो हमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी जाननी होगी, प्राप्त करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राज्यसभा का संपूर्ण अध्ययन, फुल एक्सप्लेनेशन है राज्यसभा की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि राज्यसभा की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है राज्यसभा की। तो राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। हमारे संसद का जो उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है, उसे बोलते हैं राज्यसभा। लोअर हाउस है लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा। इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स ऑफ द इंडियन, और ये इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देती है। जैसे लोकसभा भारत के जो कॉमन सिटीजन्स हैं, कॉमन जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा हमारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है। However, the states do not enjoy an equal representation in the राज्यसभा। हालांकि सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है राज्यसभा में, समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है राज्यसभा में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे हम बात करते हैं यूपी की, तो सबसे ज़्यादा जो सीट्स है राज्यसभा के लिए रिप्रेजेंटेशन की, वो यूपी की है। लगभग क्या एग्जैक्ट है 31 सीट्स हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की सीट है 10 कि 10 सदस्य हैं वो राजस्थान से चुन करके जाएंगे राज्यसभा में, और 31 मैक्सिमम नंबर है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन का यूपी का। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन सीट्स को डिवाइड किया गया है। और अगर हम बात करते हैं बहुत कम सीट्स वाले, तो मणिपुर, गोवा, नागालैंड, मिजोरम, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एक एक सीट्स का ही रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है 31 सीट्स हैं वो फिल की जाती है यूपी से, और 10 सीट्स हैं जो राजस्थान से फिल की जाती है राज्यसभा में। These have been given representation on the basis of साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ये जनसंख्या के आधार पे होता है। जिस स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से राज्यसभा की सीट्स के मेंबर ज़्यादा निर्वाचित होते हैं, जहाँ कम है वहाँ से कम रिप्रेजेंटेशन होता है। कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे रहेगा, कितने मेंबर होंगे राज्यसभा में। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 250 मेंबर। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें 238 मेंबर हैं वो स्टेट से रिप्रेजेंटेशन उनका होगा, मीन्स राज्यों से उनका निर्वाचन होगा। और जो 12 मेंबर होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, उनका नामांकन होगा, और नामांकन करेंगे प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किन 12 जो मेंबर्स हैं उनका नामांकन करेंगे, ऐसे कोई लोग जिन्हें डिस्टिंक्शन मिला हो, मीन्स आर्ट्स में वो वेल नोन पर्सनालिटी हो, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, आजकल इसमें स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया है। जैसे आप देखते हो सचिन तेंदुलकर हैं, तो वो राज्यसभा सांसद हैं, तो वो इसी कैटेगरी से गए हैं। मीन्स नॉमिनेशन किया था प्रेसिडेंट ने उनका, ना कि उनका इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो 250 मेंबर हैं, 238 इनमें स्टेट से रिप्रेजेंटेशन सीधा होता है, और 12 मेंबर होते हैं उनका नॉमिनेशन करते हैं, नामांकन करते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात करें, राज्यसभा का इलेक्शन किस तरह से होता है, तो राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। मीन्स इसमें लोकसभा में हम डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हमारे एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं है। राज्यसभा में हमारी स्टेट असेंबली, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, उसके मेंबर इसके लिए एक मेथड, एक तरीका अपनाते हैं, और उस तरीके से राज्यसभा के मेंबर चुन करके राज्यसभा में चले जाते हैं स्टेट से इलेक्ट होकर के। तो इसके लिए हम तरीका अपनाते हैं, राज्यसभा इसके लिए एक मेथड काम में लेती है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं इसे, हिंदी में इसे बोला जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जितने भी मेंबर को हमें इलेक्ट करना है तो एक जो वोटर होगा वो उतने ही वोट डाल सकता है। मीन्स एक वोटर जैसे 10 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 10 नेता हैं तो उनको 10 वोट डालेगा, लेकिन वो उसमें ये ध्यान में रखेगा कि सबसे पहला वोट वो किसे डालना चाहता है, दूसरे नंबर का किसे डालना चाहता है, तो जिसे पहली वरीयता के वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं उसे इलेक्ट हुआ मान लिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक जटिल सी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, उसके बाद उसकी एज 30 साल से ज़्यादा हो, मीन्स अबाउट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट, तो वो किसी भी सरकार के लाभ के पद पर ना हो। ही शुड नॉट बी एन इंसेन और बैंकरप्ट, तो वो किसी तरह से मानसिक रोगी ना हो या फिर बैंकरप्ट दिवालिया ना हो, जैसा कि हमने पहली वीडियो में बात किया था कि बैंकरप्ट का मतलब है कि कोई आदमी कह देता है कि अब उसके पास जो देनदारियां हैं वो चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, जैसे विजय माल्या करके भाग गया अब, तो वो इसी तरह से गया था बैंकरप्ट, उसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव बीन डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का कोई भी लॉ उसे डिसक्वालीफाई ना करे। मीन्स टाइम टू टाइम पार्लियामेंट और भी क्वालिफिकेशन ऐसी बना सकता है, तो उनको भी पूरा करना होगा। नेक्स्ट टेन्योर की बात करते हैं कि राज्यसभा का टाइम कितना रहेगा, तो राज्यसभा इज़ ए क्वासी परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक आधा स्थायी सदन है, मीन्स पूरा स्थायी इसे नहीं बोल सकते, आधा स्थायी सदन है। इट्स नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एज ए होल, क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा को तो पूरी तरह से भंग किया जा सकता है, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसे कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, विश्वास अविश्वास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जाना होता है, त्यागपत्र देना होता है, एक तरह से सरकार चली जाती है। लेकिन राज्यसभा के साथ नहीं है, ये परमानेंट हाउस है, लेकिन परमानेंट नहीं है, क्वासी परमानेंट है, आधा परमानेंट है। इट्स नॉट सब्जेक्ट, इसे डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। पूरा डिज़ोल्व क्यों नहीं होता, ये पूरा भंग क्यों नहीं होता? देखिए 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, कि इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं, मीन्स 33.33 ऐसा समझिए, तो 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल बाद में। मीन्स जिनको पूरे 6 साल हो गए और वो हर 2 साल बाद में रिटायर हो जाते हैं, और उसी टाइम जो 1/3 मेंबर गए हैं उनको उनके वैकेंट जो पोस्ट होती है उनको फिल कर दिया जाता है। द टेन्योर ऑफ ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और इस तरह से राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होगा 6 साल का। सेशन की बात करें, राज्यसभा के सम्मेलन कब कब होंगे, तो राज्यसभा के सम्मेलन कम से कम 1 साल में 2 बार होने चाहिए। प्रेसिडेंट कैन कॉल ए स्पेशल सेशन ऑफ राज्यसभा, कई बार प्रेसिडेंट है वो स्पेशल सेशन भी बुला सकता है राज्यसभा का, फॉर गेटिंग अप्रूव्ड एन इमरजेंसी डिक्लेरेशन, जब इमरजेंसी डिक्लेरेशन चल रहा हो, एट ए टाइम व्हेन लोकसभा स्टैंड्स डिसॉल्व, मीन्स आपातकाल चल रहा हो और लोकसभा उस समय भंग हो गई हो, तो प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक इमरजेंसी या एक स्पेशल सेशन बुला सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के कम से कम 1 साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें 6 महीने का से ज़्यादा का टाइम बीच में ना रहे। बात करते हैं चेयरमैन की, तो राज्यसभा के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं, वेंकैया नायडू हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देखिए ये समझने वाली बात है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ऐसा समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप उसे राज्यसभा का अध्यक्ष भी मान लिया जाएगा। एक्स ऑफिशियो तदर्थ, मतलब जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आएगा वो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष भी मान लिया जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, और इस समय हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी है वेंकैया नायडू। ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, हालांकि उसे हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। हाउएवर ही प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग एंड कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग्स। तो ये कह सकते हैं कि चेयरमैन का काम क्या होगा, तो चेयरमैन का काम होगा
राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट करवाना। कंडक्ट मतलब कार्यप्रणाली है, मीटिंग्स हैं, कार्यप्रणाली है, उसे लागू करवाना, जारी करवाना। राज्यसभा को हम कह सकते हैं सुचारू रूप से चलाना। अब बात करते हैं राज्यसभा के लेजिस्लेटिव पावर्स की, मीन्स व्यवस्थापिका संबंधित कार्य, कानून बनाने संबंधित कार्य। तो इन द स्पेयर ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर। देखिए जो दो तरह के लॉ हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून बनाया जाता है, एक होता है मनी बिल, पैसे से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, फाइनेंशियल बिल। तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों समान रूप से उन्हें पावर मिलता है, मीन्स किसी भी हाउस में आ सकता है वो। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा एंड इट कैन नॉट बिकम ए लॉ अनलेस पास्ड बाय इट। देखिए ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल राज्यसभा में लाया जा सकता है, उसे पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा अगर उसे पास नहीं करे, जैसे पहले लोकसभा में लिया है और फिर राज्यसभा के लिए पास होने के लिए आएगा, तो अगर राज्यसभा उसे पास नहीं करती तो वो लॉ नहीं बनेगा। और अगर पहले राज्यसभा में आ गया तो फिर वो लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा उसे पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे, फिर बनेगा। कहने का मतलब ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में प्रेजेंट किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। इन केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा था कि एक डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, मीन्स लोकसभा है वो बिल पास करके राज्यसभा में भेजता है और राज्यसभा कुछ अपनी अनुशंसाएं देता है, कुछ रिकमेंडेशन देता है लोकसभा को कि इसमें सुधार करो वरना हम इसे पास नहीं करेंगे। तो वो जो डेडलॉक की सिचुएशन बनती है, तो अब लॉ कैसे बनेगा, मीन्स दोनों हाउस हैं उनमें किसी तरह से डेडलॉक बन गया, तो इसका सॉल्यूशन किया जाता है इफ़ इट रिमेन अनरिजोल्व फॉर 6 मंथ, कि 6 महीने तक ऐसा किया जा सकता है कि राज्यसभा अनुशंसा के लिए कह सकता है लोकसभा से, फिर वापस लौटा सकता है उसे। एक तरह से 6 महीने राज्यसभा किसी भी ऑर्डिनरी बिल को जो राज्यसभा से आया है, लोकसभा से आया है राज्यसभा के लिए, उसे 6 महीने के लिए रोक सकता है राज्यसभा। द प्रेसिडेंट कैन कन्वेन ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउस फॉर रिजॉल्विंग द डेडलॉक। अब क्या किया जाता है कि डेडलॉक की सिचुएशन है, राज्यसभा बार बार कह रहा है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करो, कुछ संशोधन करो, कुछ सुधार करो, लगभग 6 महीने तक डिले कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक संयुक्त मीटिंग होती है, जॉइंट सीटिंग होती है, और फिर इस मैटर को रिजॉल्व किया जाता है, इसे सॉल्व किया जाता है। वैसे उसमें लोकसभा का ज़्यादा बहुमत होता है, इसलिए यहाँ पावरफुल जैसे लोकसभा ही होती है। कहने का मतलब राज्यसभा इसे केवल 6 मंथ्स के लिए डिले ही कर पाती है। जॉइंट सीटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये साफ साफ लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो दोनों हाउस हैं उनकी अगर जॉइंट सीटिंग होती है, संयुक्त सम्मेलन होता है, तो जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो उस जॉइंट सीटिंग के चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, स्पीकर अध्यक्ष होंगे। इफ़ द बिल इज़ पास्ड इन द जॉइंट सीटिंग, अगर जॉइंट सीटिंग में बिल पास हो जाता है, इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट। और उसके बाद आप जानते हो लास्ट स्टेज यही होती है कि जब लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होता है तो वो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो लॉ बन जाता है। बट इफ़ द डेडलॉक इट इज़ नॉट रिजोल्व द बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन किल्ड। लेकिन अगर अभी भी डेडलॉक रिजोल्व नहीं होता, मीन्स जॉइंट सीटिंग भी कर ली उसके बाद भी, तो फिर उस बिल को ख़त्म हुआ माना जाता है, फिर वो दोबारा से ही लाया जाएगा वो बिल। फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं कि वित्तीय अधिकार कौन से हैं, पैसे से संबंधित राज्यसभा के अधिकार कौन से हैं। तो इन द फाइनेंशियल स्पेयर द राज्यसभा इज़ ए वीक हाउस। देखिए फाइनेंशियल स्पेयर में अगर आप मानो तो राज्यसभा बहुत कमज़ोर सदन है। एक ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। देखिए सबसे पहले तो जो मनी बिल होता है ना वो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में मनी बिल आता ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से वो पीछे हो गया। इट कैन बी इनिशिएट ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में लाया जाएगा। ए मनी बिल पास बाय द लोकसभा कम बिफोर द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। अब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाएगा और राज्यसभा की कंसिडरेशन के लिए, अनुमति के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो अब राज्यसभा क्या कर पाएगा इसमें, However, if within a period of 14 days the Rajya Sabha failed to pass the bill is taken to have been passed by the Parliament irrespective of the fact whether the Rajya Sabha has passed it or not। अब देखिए सिंपली इसे समझना कुछ नहीं होता,
लोकसभा ने मनी बिल को पास किया, राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा केवल उसे 14 डेज अपने पास रख सकता है। हाँ, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट के सुझाव दे सकता है, लोकसभा को लौटा सकता है कि आप इसमें अमेंडमेंट करो, ये सुधार कर दो थोड़ा। लेकिन अगर वो लोकसभा पर है कि वो सुधार करे या ना करे, तो 14 डेज के बाद में वो बिल अपने आप पास हुआ मान लिया जाता है। इफ़ द राज्यसभा प्रपोज सम अमेंडमेंट, अगर राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करे उसमें कि इसमें कुछ संशोधन कीजिए, एंड द बिल इज़ रिटर्न टू द लोकसभा, और लोकसभा को बिल लौटा दिया जाए, इट डिपेंड अपॉन द लोकसभा, तो ये लोकसभा पर ही डिपेंड करता है कि वो उन अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, कि राज्यसभा ने भी हम ये सुधार के लिए कहा है तो हम ये अपनाने या नहीं अपनाने। लेकिन ओवरऑल बात इतनी है कि राज्यसभा 14 डेज के लिए बस बिल को डिले कर सकता है, फिर अपने आप वो राज्यसभा से भी पास्ड माना जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं, कार्यपालिका संबंधित कार्य। तो द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। सबसे बड़ी बात है देखिए कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मीन्स मंत्रिमंडल जिसे हम बोलते हैं, मंत्री परिषद, ये पूरी तरह से जिम्मेदार होती है लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। लोकसभा अलोन कैन cause the fall of the council of ministers by passing a vote of no confidence। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनके पद से रिमूव कर सकती है एक मोशन ला करके, एक प्रस्ताव ला करके, जिसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा जब अविश्वास प्रस्ताव ले आता है और वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को जाना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जाना होता है। Although the राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम इट्स ऑफिस, हालांकि राज्यसभा मिनिस्ट्री को उसके ऑफिस से, उसके पद से हटा तो नहीं सकती, yet the members of the राज्यसभा कैन एक्सरसाइज सम कंट्रोल, लेकिन राज्यसभा फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, मंत्रिमंडल पे, मंत्रिपरिषद पे कुछ नियंत्रण जरूर रखती है, जैसे क्रिटिसाइजिंग देयर पॉलिसीज, उनकी आलोचनाएं करके, मीन्स आलोचनाएं करके मिनिस्टर्स की, उन्होंने जो भी काम किए उनको, उनकी क्रिटिसाइज करके उनको, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछ करके, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, उनसे पूरक प्रश्न पूछ करके, एंड बाय मूविंग एडजर्नमेंट मोशन, और स्थगन प्रस्ताव ला करके कि भाई हम तो जा रहे हैं, तुम करो मीटिंग, मीन्स स्थगन कर देना, मीन्स एडजर्नमेंट मोशन लाना कि मीटिंग बाद में करो। तो इस तरह से वो किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें। दो स्पेशल पावर है राज्यसभा के। अब देखिए हमने इतनी बात की कि राज्यसभा की ओवरऑल ये बातें होती है कि वो डिले कर सकती है 6 मंथ के लिए ऑर्डिनरी बिल को, या फिर हम कह सकते हैं मनी बिल को 14 डेज के लिए डिले कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के पास दो विशेष अधिकार हैं। कौन सा? पहला तो है हमारे आर्टिकल 249 में दिया गया है, अनुच्छेद 249 में है, द पावर टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मीन्स राज्यसभा, जैसे हमारी 3 लिस्ट होती है जिन पे कानून बनाए जाते हैं। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची, जिस पर हमारी संसद कानून बनाती है। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिस पे हमारे रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स हैं वो कानून बनाते हैं। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसे बोलते हैं, उस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। तो देखिए अगर कोई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उसे नेशनल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट, मीन्स ये तो राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है, ऐसा राज्यसभा डिक्लेयर कर सकती है किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को, किसी राज्य सूची के विषय को। दूसरा स्पेशल पावर है पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस। देखिए एक विशेष अधिकार है, आर्टिकल 312 में मिला है राज्यसभा को, कि राज्यसभा किसी भी ऑल इंडिया सर्विस को या तो क्रिएट कर सकती है, ये सुझाव दे सकती है कि ये नई ऑल इंडिया सर्विस बना दो, इसे अभी हम बात करेंगे आगे इसमें, या फिर इसे ख़त्म कर दो। ऑल इंडिया सर्विस क्या है? IAS, IPS, IFS, ये हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। तो राज्यसभा ऐसे सुझाव दे सकती है, ये विशेष अधिकार है उसका, कि वो कह सकती है कि इस सर्विस को आप नई सर्विस ऑल इंडिया सर्विस बना दो, या फिर ये ऑल इंडिया सर्विस है इसे आप ख़त्म कर दो। ओवरऑल अब हम बात करेंगे राज्यसभा की स्थिति कैसी है, कि 2 हाउस तो हैं, हमें समझ में भी आ रहा है कि कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मीन्स लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। तो ओवरऑल हम इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं। ए स्टडी ऑफ द पावर्स ऑफ द राज्यसभा लीड्स अस टू द कंक्लूजन दैट इट इज़ नाइदर ए वेरी वीक हाउस लाइक द ब्रिटिश
हाउस ऑफ द लॉर्ड्स नॉर ए वेरी पावरफुल हाउस एज द अमेरिकन सीनेट। देखना, बड़े ध्यान से सुनना आप इसे, कि राज्यसभा का ये कंक्लूजन निकलता है पावर्स देखने के बाद में कि ना तो ये ब्रिटेन का जो अपर हाउस है जिसे लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। देखिए ब्रिटेन में दो हाउस हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, वैसे ब्रिटेन में दो हैं। जो लोअर हाउस है उसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जो अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हालत बनी है, मीन्स वो इतना कमज़ोर हो गया, तो उतना कमज़ोर भी नहीं है ये हमारे राज्यसभा, मतलब इसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये इतना पावरफुल भी नहीं है जैसे अमेरिकन सीनेट है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका का अपर हाउस, सीनेट। हाउस ऑफ रिपब्लिक लोअर है, लेकिन वहाँ का जो सीनेट है, अपर हाउस है, वो प्रेसिडेंट को तरह तरह से कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। तो वो तो बहुत पावरफुल हाउस हो गया अपर हाउस। और ब्रिटेन का सबसे जो अपर हाउस है वो सबसे वीक माना जाता है। तो इन दोनों के बीच की पोजीशन है इंडिया की राज्यसभा की, ना तो लॉर्ड्स जितना कमज़ोर है, ना सीनेट जितना पावरफुल है। इट्स पोजीशन इज समवाट मिडवे बिटवीन द टू। तो कह सकते हैं कि सिचुएशन इसकी दोनों के बीच जैसी सी बनी हुई है। इट हैज़ बीन लेस पावरफुल दैन लोकसभा, ये लोकसभा से कम पावरफुल है। इट हैज़ बीन नॉट ए वेरी वीक और सिग्निफिकेंट हाउस, तो ये कह सकते हैं कि लेकिन ये इतना कमज़ोर नहीं है। मीन्स लोकसभा से कमज़ोर है, लेकिन एक हाउस के रूप में इतना कमज़ोर नहीं है जितना कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उस तरह से हम नहीं कह सकते इसे। सिंस 1950 द राज्यसभा हैज़ बीन यूजिंग इट्स पावर्स एंड फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हम देखते आ रहे हैं कि 1950 से राज्यसभा अपनी शक्तियाँ और जो कार्य प्रणाली है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरविज़न में पूरा कर रहा है, जैसे संविधान में लिखा गया उस तरह से इसे पूरा कर रहा है। और इसकी पोजीशन पार्लियामेंट में सेकंड हाउस जैसी ही बनी हुई है, फर्स्ट हाउस नहीं है ये। फर्स्ट हाउस लोकसभा है, पूरा पावरफुल है, सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, और इसकी अभी भी स्थिति दूसरे हाउस जैसी ही बनी हुई है। जैसा कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं हमारे पार्लियामेंट की स्कॉलर्स, विद्वान, तो वो भी यही कहते हैं कि राज्यसभा का तो होने का ही कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? किसी बिल को 6 महीने के लिए डिले कर देगी, या फिर मनी बिल को 14 डेज़ के लिए डिले कर देगी। पास तो वो होने वाला है, लेकिन फिर भी ये तरह तरह से लोकसभा को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से ये सदन हो सकता है, होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंट्रोल कर सकती है। देखिए हमारे लास्ट वीडियोस में हमने लोकसभा डिस्कस की थी। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होंगे, अगर हमें इन सब के बारे में जानना है तो हमें फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। हम 1-2 मिनट में लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इजी नॉलेज को। इसी तरह से हम और अच्छे इम्प्रूवमेंट करते रहें हमारे वीडियोज़ में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए किसी तरह के इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर टॉपिक्स के लिए कि हम किस तरह के टॉपिक्स और पढ़ सकते हैं। ओके, आप सबका धन्यवाद।